हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। कैसे एक सिंगल सेल से इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी जनरेट हो गई, कैसे बंदर से इंसान बने, कितना मिस्टीरियस है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आज सारी मिस्ट्री हम सोल्व कर देंगे। एक और नई वीडियो के साथ आज आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। मैं आपका बायोलॉजी टीचर अंकित खासा आज आपके लिए लेकर आया हूं एक काफी इंटरेस्टिंग जेनेटिक्स का एक टॉपिक है, 12th क्लास का इवोल्यूशन, जिसको कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। बोर्ड के रिगार्ड ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इवोल्यूशन, कैसे हम छोटे ऑर्गेनिज्म से ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्रेनियल कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, उससे इतने डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बन गए जो फॉरेस्ट के अंदर रहते थे। वहां से कैसे हम 5 स्टार तक पहुंचे। तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट इवोल्यूशन से हुई है। इस इवोल्यूशन को आज इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला अगर इसका पॉइंट हम देखें वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि हमारी अर्थ पर लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। उससे भी पहले अगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी अर्थ बनी कैसे, आई कहां से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि हमारी अर्थ बनी कैसे। अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग चलें, लॉजिक्स पर चलें, जो एविडेंसेस हैं उनके बेसिस पर चलें, तो आज से लगभग लगभग 20 बिलियन ईयर्स एगो की अगर हम बात करें, 20 बिलियन कहने में छोटा सा जो आंकड़ा लग रहा है आपको, लेकिन 20 बिलियन की बात कर रहे हैं हम। बिलियन में कितनी जीरो होती हैं? लगभग लगभग क्या एक्यूरेटली 9 जीरो। 20 बिलियन ईयर एगो की बात करें हम आज से अगर हम सोचें 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले क्या रहा होगा अर्थ पर, कितना प्रिमिटिव इन्वायरमेंट रहा होगा। ये बात है 20 बिलियन ईयर्स एगो की। तो उस टाइम पर एक थ्योरी हुई थी, बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी एक एनर्जी का काफी डेंस स्पोर्ट था, एक यानी कि एक एनर्जी का ऐसा स्पोर्ट जो काफी डेंस मीडियम था। इतना ज्यादा डेंस और उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी थी, एक छोटे से मीडियम में बहुत ज्यादा एनर्जी, जिसको हम फिजिकल टर्म्स में बता भी नहीं सकते कितनी एनर्जी रही होगी। उसके अंदर क्या हुआ, एक्सप्लोजन हो गया। उसके अंदर एक्सप्लोजन हो गया। तो उस एनर्जी के स्पोर्ट के अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ, और उस एक्सप्लोजन से, इस बिग बैंग से, उस एक्सप्लोजन को किस नाम से जानते हैं? बिग बैंग। उससे क्या बना हमारा यूनिवर्स। उस एक्सप्लोजन से हमारा कंप्लीट यूनिवर्स बना। 20 बिलियन ईयर एगो से ही क्या है, हमारी यूनिवर्स ने एक्सपेंड होना स्टार्ट किया। इसके अंदर एक्सपेंशन स्टार्ट हुए। अगर टाइम की भी बात करें ना हम, टाइम हमारा कब से शुरू हुआ, तो वो 20 बिलियन ईयर एगो ही हमारा टाइम स्टार्ट माना जाता। अब टाइम 20 बिलियन पहले ही स्टार्ट, उससे पहले क्या टाइम नहीं रहा होगा? क्या आज से 40 बिलियन ईयर एगो टाइम नहीं होगा? टाइम का मतलब क्या होता है? चेंजेस। हम बोलते हैं ना, 1 बजा है, फिर 2 बजे, सुबह 7 बजे हम उठे, शाम को हम 8 बजे 9 बजे सो गए। तो ये जो मेजरमेंट है ना, ये टाइम की जो मेजरमेंट है, इसको हम किस में मापते हैं? हमारे सराउंडिंग के चेंजिंग के अकॉर्डिंग, कि हमारे सराउंडिंग में जो चेंज होता है ना, उसी से क्या है, उस चेंजेस को ये मेजर करते हैं टाइम में। अब 20 बिलियन ईयर एगो क्या था? एक एनर्जी का स्पोर्ट था। एक स्पोर्ट था, एनर्जी। और इस एनर्जी के स्पोर्ट में कोई चेंज ही नहीं था, तो इसलिए हम टाइम 20 बिलियन ईयर एगो से पहले क्या था हमारा टाइम? 20 बिलियन ईयर एगो अगर हम चले तो हमारा टाइम था जीरो। आज से 20 बिलियन ईयर एगो हमारा टाइम जीरो माना जाता। तो टाइम की शुरुआत कब हुई? 20 बिलियन ईयर से ही, जब हमारी बिग बैंग थ्योरी हुई। एक स्पोर्ट था एनर्जी का, जिसमें एक्सप्लोजन हुआ, जिससे हमारा यूनिवर्स बना और इसने एक्सपेंड होना स्टार्ट किया।
और आज भी हमारा यूनिवर्स जो है ये एक्सपेंड ही हो रहा है, तो इसका एक्सपेंशन आज भी चल रहा है। और स्पीड अगर देखें तो लाइट से कई गुना ज्यादा स्पीड से ये क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो इसके एक्सपेंशन को ही हम क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी के बाद कि हमारा यूनिवर्स फॉर्म होना शुरू हुआ। अब इतना ही नहीं, इसके बाद जो यूनिवर्स था हमारा, हम देखें 20 बिलियन ईयर एगो एनर्जी का स्पॉट एक्सप्लोजन होता है, बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स एक्सपेंड होना शुरू करता है। और लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो अगर हम जाते हैं, तो टाइम क्या हमारा अब नजदीक आते जा रहे हैं, हम आज तक पहुंच जाएंगे इवोल्यूशन में कि कहां से स्टार्ट किया और कहां तक हम पहुंचे। तो लगभग आज से 4.6 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ, जो हमारा स्टार है ना सन, इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, जो एनर्जी का स्पोर्ट था जिसमें एक्सप्लोजन हुआ उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा थी। एनर्जी से क्या है, उस एनर्जी के टुकड़े हो गए, वो जब उसमें एक्सपेंशन हुआ, उसमें एक्सप्लोजन हुआ, तो वो टुकड़े इधर उधर बिखरना स्टार्ट हो गए, जिससे क्या स्पेस की फॉर्मेशन हुई, यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई। और बहुत सारे टुकड़े जो है ना ठंडा होना स्टार्ट हो गए। अब आप सोच रहे होंगे एनर्जी का इतना बड़ा स्पोर्ट वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, वो एनर्जी कहाँ गई, वो एनर्जी गई कहाँ पे, क्योंकि एनर्जी को हम खत्म नहीं कर सकते, एनर्जी बस ट्रांसफर हो सकती है। जैसे अगर मैं एक गिलास ले लेता हूँ पानी का और उसको गर्म करके रख देता हूँ, धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा, उसकी एनर्जी सराउंडिंग में गई है, खत्म नहीं हुई है। तो वैसे ही उस स्पोर्ट की उसकी एनर्जी कहाँ गई, कि जो ऑब्जेक्ट थे दूसरे ऑब्जेक्ट वो धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो गई, तो उनकी एनर्जी गई कहाँ पर। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि उसकी एनर्जी गई कहाँ पर होगी। तो उसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये आपको जो आपका व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है। आज जो हमारा यूनिवर्स है, उस टाइम पर जो एनर्जी का स्पोर्ट रहा होगा, तो एक एनर्जी का स्पोर्ट बना लेते हैं हम कि ये हमारा क्या है, एक एनर्जी का स्पोर्ट रहा होगा जिसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ होगा। तो अब इतने यूनिवर्स में, इतने सारी स्पेस में ये क्या है, एक्सपेंशन करने वाला, फैलने वाला। तो जो इसके अंदर एनर्जी रही होगी, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं इसके अंदर है 100 जूल एनर्जी। इतनी एनर्जी नहीं है, एग्जाम्पल के लिए माना। तो जो टोटल एनर्जी है एग्जाम्पल के लिए मान लिया, इसके अंदर है 100 जूल। अब इसके अंदर एक्सप्लोजन होगा, तो ये 100 जूल एनर्जी इस पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो इसके जब हम टुकड़े करेंगे, तो इसके जो टुकड़े होंगे ना इस 100 जूल के, तो क्या है, छोटे छोटे पैरामीटर्स के अंदर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ऐसे क्या है, ये एक्सप्लोजन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारे यूनिवर्स में क्या है, एक्सप्लोजन हुआ और ये ऐसे एक्सपेंड होता हो जा रहा है। अब देखो इसका एरिया कितना है, इतना एरिया। पहले कितने एरिया में थी, इतने एरिया में। जो 100 जूल इतने एरिया में एनर्जी थी, अब वो इतने एरिया में है और ये एक्सपेंड होता ही जा रहा। तो जब एरिया ज्यादा, इसका एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो फैलता जा रहा है, एनर्जी क्या है, ज्यादा स्पेस एक्वायर कर रही है। अब तो इतने इतने एरिया में 100 जूल थी, अब वही 100 जूल इतने के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी हमने। तो जैसे ही एरिया बढ़ेगा, तो एनर्जी जो है ना, हर पॉइंट पर अगर हम देखें, पहले इतने पॉइंट पर 100 जूल थी, अब इतने पॉइंट पर वो 100 जूल का एक्सपेंशन होगा। तो इसमें कहीं कहीं पर जो एनर्जी के स्पोर्ट होंगे वो इस 100 जूल से तो कम ही होंगे, क्योंकि वही 100 जूल हमने अब इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। धीरे धीरे इसको और एक्सपेंड करेंगे, तो इस तरह से एनर्जी क्या है, फैलती चली गई। और कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ जो कैलेस्टियल बॉडी थी, वो क्या करना स्टार्ट कर दिया, उनने ठंडा होना स्टार्ट कर दिया, कोल्ड होना स्टार्ट होगी। तो जो हमारे सन की फॉर्मेशन थी ना, वो कब हुई, आज से 4.6 बिलियन ईयर एगो। अब सन के अंदर जो गैसेस थी, उनमें जो इंपॉर्टेंट गैस थी वो थी हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये दो इंपॉर्टेंट गैसेस थी, और भी कुछ गैसेस थी, इनके अंदर एक्सप्लोजन चलता रहा। अगर उसके बाद का हम डाटा देखें, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई। अर्थ की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुई थी। कुछ गैसेस का गोला था जिसमें सन हमारा बना, और साथ में इसके आसपास कुछ और डेंस पार्टिकल थे जो इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। ऐसे ग्रेविटी की वजह से कुछ छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल की तरह थे,
उन्होंने क्या है, एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर लिया और वो इकट्ठा होकर कुछ कैलिस्टियल बॉडी बना लेते हैं। और ये कैलिस्टियल बॉडी काफी बड़ी थी और हाइड्रोजन हीलियम की वजह से इसके अंदर एनर्जी अब भी क्रिएट हो रही थी। तो इनके अंदर क्या, ये क्या है, इसका मास भी ज्यादा था, ग्रेविटी भी ज्यादा थी, तो छोटे पार्टिकल इसके सराउंडिंग रोटेट रिवॉल्व होना स्टार्ट कर देते हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया, प्लैनेट्स। तो जब हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई तो प्लेनेट जो आज हम पढ़ते हैं 8 प्लेनेट नहीं थे, उस टाइम पर सैकड़ों प्लेनेट हुआ करते थे हमारे सन के। लेकिन धीरे धीरे क्या है, एक दूसरे के साथ टकरा कर कोलैप्स करके इनका नंबर डिक्रीज होता चला गया, कुछ सन की तरफ चले गए और कुछ सन के जो ग्रेविटी का जो इसका पाथ है इससे बाहर निकल गए, और ऐसे ही कुछ आपस में कोलैप्स करके और बड़े बड़े क्या बनाना स्टार्ट कर दिए, प्लैनेट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। तो 4.5 बिलियन ईयर अगो हमारी अर्थ की फॉर्मेशन भी हुई। जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई उस टाइम पर अगर हम बात करें, हमारी अर्थ के ऊपर जो प्रिमिटिव गैसेस थी ना, वो बहुत ही लिमिटेड बनी थी उस टाइम पर। उनके अंदर एक तो इंपॉर्टेंट गैस थी मीथेन, एक अमोनिया भी इसके अंदर पाया जाता था, हाइड्रोजन गैस भी थी, कुछ वाटर वेपर भी पाए जाते थे। तो ये कुछ प्रिमिटिव गैसेस थी बस हमारी अर्थ पर, इन्हीं का क्या था, एक स्पीयर था हमारी अर्थ भी। उसके बाद अगर हम बात करें इस अर्थ से, इस टाइम पीरियड से और ज्यादा आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया, हमारी अर्थ का जो इनिशियल टेम्परेचर था ना, वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। अब इतना ज्यादा एनर्जी का एक्सपोर्ट, वाटर के बारे में आप सभी जानते होंगे कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, बॉयल हो जाता है। ये 6000 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली वाटर क्या था, वेपर फॉर्म में पाया जाता था, और ये भी क्या थी, गैसियस फॉर्म में ही थी। तो इन गैसेस का एक गोला था हमारी अर्थ। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे टाइम निकलता गया, तो जो हमारी अर्थ की कंडीशन थी उस टाइम पर 4.5 बिलियन ईयर अगो, उसमें ये कुछ इनिशियल गैसेस थी, इन गैसेस का एक टुकड़ा था हमारी अर्थ। फिर धीरे धीरे और कंडीशन चेंज हुई, और हमारे अर्थ के पास में ही जैसे ये सन है, उसके बाद अगर हम बात करें अपनी अर्थ की, इस अर्थ, इसी के पास में एक और प्लेनेट था, एक और प्लेनेट था जिसका नाम था थिया, थिया प्लेनेट। अर्थ के काफी क्लोज था ये, अर्थ से हजारों किलोमीटर दूर तो था, लेकिन लाखों नहीं, कुछ हजार किलोमीटर दूर एक और प्लेनेट था थिया। लेकिन ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आते चले गए, और फिर क्या हुआ, इनके अंदर कोलैप्स हो गया, इनके अंदर कोलिजन हो गया, और इनके कोलिजन से फिर क्या बना, इनके कोलिजन से जो हमारी अर्थ उसका साइज बड़ा हो गया एक तो, दूसरी चीज एक छोटी सी कैलिस्टियल बॉडी और क्रिएट होगी जिसको हम आज बोलते हैं मून। ये हमारी अर्थ। अब ये कैसे पता लगा कि एक प्लेनेट हुआ करता था जिसने कोलैप्स किया, जब नासा ने मून के ऊपर अपने एस्ट्रोनॉमर्स को भेजा तो वो यहाँ से कुछ अवशेष लेकर आए जो एज इट इज हमारी अर्थ पर भी पाए जाते हैं। तो उससे ये थ्योरी बनाई गई कि इस तरह से कोलैप्सन हुआ होगा। अब 4.5 से अगर हम और आगे आते हैं, लगभग 4 बिलियन ईयर एगो, ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, ये आपने याद रखना। तो यहाँ पर क्या है, हमारी अर्थ का इन्वायरमेंट धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, तो इस पर क्या है, फर्स्ट साइन आया, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। यहां पर क्या था, बरसात हुई थी, पहली बारिश। हर मौसम में जैसे बरसात होती है ना, आप स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे कि सर्दियों की पहली बारिश, गर्मियों की पहली बारिश, मानसून की पहली बारिश। तो हमारी अर्थ की जो फर्स्ट रेन थी ना, वो कब थी, 4 बिलियन ईयर एगो, आज से 4 बिलियन ईयर एगो हमारी अर्थ पर फर्स्ट रेन हुई थी। और ऐसा नहीं है कि बारिश सुबह हुई 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, ऐसे शाम तक बरसा रहा होगा। ये जो फर्स्ट रेन थी ना, ये लगभग लगभग 100 ईयर्स तक चली थी,
यानी कि आज अगर बरसात शुरू होती है लगातार 100 साल तक बरसता रहेगा। इसका रीजन था बेटा, ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा पानी हुआ होगा वैसे जो समुद्र की फॉर्मेशन हुई थी ना वो तभी हुई थी। तो हमारी अर्थ पर इस तरह से स्टोन्स थे और गैसेस का गोला था। जब बारिश हुई तो ये सारे के सारे जो पोर्स थे इसके ये फिल्ड हो गए थे किसमें, पानी के अंदर। अब जैसे ही बारिश होती थी हमारी अर्थ का टेम्परेचर कितना था, 6000 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही अर्थ सरफेस से वाटर ड्रॉपलेट्स टकराती होंगी तो तुरंत इवेपोरेट हो जाती होंगी और फिर क्लाउड्स, फिर बारिश। तो अर्थ पर पानी रुक ही नहीं रहा था। धीरे धीरे क्या है, जब इसका टेम्परेचर ठंडा होता चला गया, 100 साल तक ये सर्कल चला है जो बारिश का, तब जाकर क्या हमारी अर्थ पर किस चीज की फॉर्मेशन हुई, ओशियन की। तो आज से 4 बिलियन ईयर एगो हमारी अर्थ पर फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ वाटर और उसमें क्या है, ओशियंस की फॉर्मेशन हुई थी। उसके बाद अगर हम देखें 3 बिलियन ईयर्स तक अगर हम आ जाते हैं, 3 बिलियन ईयर एगो तक, तो हमारी अर्थ के ऊपर कुछ सेल जनरेट होना स्टार्ट हो गई थी जिनमें कुछ प्रोकैरियोटिक सेल थी। प्रोकैरियोटिक सेल फॉर्म होना स्टार्ट कब हुई थी हमारी अर्थ पर, लगभग 3 बिलियन ईयर एगो। डाटा और नजदीक लेकर आते हैं, 2 बिलियन तक अगर हम आते हैं तो हमारी अर्थ पर यूकैरियोटिक सेल भी बन गई थी। यूकैरियोटिक सेल कैसे बनी, ये कैसे सब कुछ हुआ, ये सारी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। जो जो थ्योरी गिवन है वो सारी की सारी पढ़ेंगे। एक बार ये डाटा याद रख लेना आप कि कब कौन सी चीजें हमारी अर्थ पर हुई हैं, कब अर्थ बनी, कब सन बना, कब बिग बैंग हुई, कब अर्थ पर प्रोकैरियोटिक सेल आई, कब यूकैरियोटिक सेल आई। उसके बाद अगर हम बात करें आज से 1.5 बिलियन ईयर एगो हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ पर किस चीज की फॉर्मेशन हुई थी, हमारी अर्थ पर जो वर्टिब्रेट्स है ना, वर्टिब्रेट्स, उनको छोड़कर बाकी सभी आ चुके थे। इनको मैं नॉन वर्टिब्रेट्स ही लिख देता हूं। नॉन वर्टिब्रेट्स हमारी अर्थ पर आ चुके थे। फिर धीरे धीरे टाइम पीरियड चेंज होता गया और हमारी अर्थ पर 1.3 बिलियन ईयर एगो तक वर्टिब्रेट्स भी हमारी अर्थ पर आ गए। तो ये डाटा याद रखना है। ह्यूमन इवोल्यूशन का हम वो भी डाटा याद करेंगे, उसको भी पढ़ेंगे कि ह्यूमंस कब आए थे अर्थ पे। लेकिन यहां तक का ये डाटा याद रख ले। उसके बाद कुछ थ्योरी हमने पढ़नी है कि अर्थ पर कैसे, अर्थ जो है इस पर कैसे लाइफ होगी, थ्योरी। तो सबसे पहली जो थ्योरी आती है ना, वो थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। डॉक्टर एक फादर थे स्वेस, उन्होंने ये थ्योरी दी थी स्पेशल क्रिएशन की। इसके अकॉर्डिंग जो है ना, हमारी जो अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी वो आज से 4000 साल पहले ही हुई थी। आज से 4000 साल पहले हमारी अर्थ पर लाइफ की फॉर्मेशन हुई थी अकॉर्डिंग टू फादर स्वेज। एक फादर थे स्वास्थ्य, एक चर्च के पादरी थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस स्पेशल क्रिएशन ये वेस्टर्न साइड की जो कंट्री है ना उनमें ज्यादा फेमस भी हुई थी। तो इनके अकॉर्डिंग आज से 4000 साल ईयर्स एगो हमारी जो अर्थ है, अर्थ, इसके ऊपर लाइफ फॉर्म हुई थी। और लाइफ ऐसे ही फॉर्म नहीं हुई, इवोल्यूशन से नहीं। इनके अकॉर्डिंग जो लाइफ की फॉर्मेशन थी वो स्पॉन्टेनियस थी। और किसने क्रिएट किया, क्रिएटेड बाय गॉड। तो गॉड, एक डिवाइन एनर्जी इन्होंने उसको नाम दिया। एक डिवाइन एनर्जी के अकॉर्डिंग उसने क्या, अर्थ पर जो भी आज ऑर्गेनिजम्स आप देख पा रहे हैं वो सारे के सारे इसके अकॉर्डिंग बनी होंगी। लेकिन धीरे धीरे इसका कोई एविडेंस था नहीं। जब हमने फोजाइल्स मिलने स्टार्ट हो गए तो हमने देखा फोजाइल्स आज से 60 मिलियन ईयर एगो पुराने भी मिल रहे हैं।
इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा, कोई 200 मिलियन ईयर्स एगो, कोई बिलियंस ईयर्स एगो तक का भी हमें एविडेंस मिल रहे हैं। और ये बात करा सिर्फ 4000 साल पुरानी। तो फिर ये थ्योरी क्या है, अमान्य हो गई थी। उसके बाद सेकंड जो थ्योरी आती है वो आती कॉस्मोजोइक थ्योरी, या फिर थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। इस पेंसपर्मिया टर्म का मतलब एग्जाम में पूछ लिया जाता कि पेंसपर्मिया टर्म है क्या। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट पेंसपर्मिया का मतलब क्या है कि जो लाइफ है ना हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, हमारे प्लेनेट को छोड़कर इस यूनिवर्स में कहीं और भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। और ये बात झूठ भी नहीं हो सकती, बिल्कुल पूरी की पूरी सच भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक हमने किसी चीज के बारे में पता नहीं होता तो वो झूठ है या सच है हम नहीं मान सकते। तो हम इतनी दूर तक जा ही नहीं पाए। जो आपने ये देखा है हमारा यूनिवर्स की फॉर्मेशन अगर हम देखें, तो जो इस एनर्जी के स्पोर्ट से जो एक्सप्लोजन हुआ इसके अंदर अगर हम देखें तो एक छोटा सा रीजन ऐसा है, अगर ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है तो एक छोटा सा रीजन ऐसा है जिसको हम बोलते हैं अपनी मिल्की वे। मिल्की वे क्या हमारी गैलेक्सी है, बिलियन ट्रिलियंस ऑफ स्टार से मिलकर बनी हुई ये छोटी सी हमारी क्या है, ये यहां पर अगर ये पूरा व्हाइट बोर्ड हमारा क्या है यूनिवर्स है, तो ये इतना और इससे भी कई गुना ज्यादा होगा यूनिवर्स। तो इतना सा हमारी गैलेक्सी है, और इस गैलेक्सी के अंदर एक छोटा सा स्पॉट ही रहा होगा जो हमारा सोलर सिस्टम है, जहां पर हमारा सोलर सिस्टम है। तो उस सोलर सिस्टम से हम पूरी गैलेक्सी को भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं, बात करते पूरी यूनिवर्स की। तो इस एनर्जी के स्पोर्ट से अगर यहाँ पर ये गैलेक्सी क्रिएट हुई है तो कितनी सारी और भी गैलेक्सी रही होंगी। इस गैलेक्सी के अंदर अगर हमारा सोलर सिस्टम है तो किसी और गैलेक्सी में भी ऐसा ही सिस्टम रहा होगा, किसी दूसरे स्टार के पास ऐसे ही लाइफ फॉर्म हो सकती है। लेकिन हम वहां तक अभी पहुंच नहीं पाए, तो हम उसको जुटला भी नहीं सकते और उसको सच भी नहीं मान सकते क्योंकि हमने देखा नहीं। तो ये पॉसिबिलिटीज है, इसी को बोलते हैं हम थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। ये टर्म क्या, पेंसपर्मिया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो हमारी अर्थ है ना, इस अर्थ के ऊपर कुछ मेट्रोइड्स आए थे, कुछ मेट्रोइड्स आए हैं जिनके साथ कुछ स्पोर हमारी अर्थ पर आए होंगे। क्योंकि स्पोर के बारे में आपको पता होगा, इसके ऊपर एक लेयर होती है, लेयर ऑफ स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन क्या है, एक लेयर पाई जाती है। और अकॉर्डिंग टू दिस लेयर, ये लेयर जो है ना बहुत ज्यादा हार्ड होती है टेम्परेचर से और पीएच लेवल से, इन सभी स्ट्रेसेस को ये सहन कर सकती है। तो ये खराब नहीं होगा इसके अंदर पोलन, अगर इसके अंदर जो लाइफ है। तो ये स्पोर इन मेट्रोइड्स के साथ हमारी अर्थ तक पहुंचे होंगे, जिससे फिर हमारी अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हुई है। तो 1% चांसेस है, हो भी सकता है कि ऐसा पॉसिबल हुआ हो। तो ये थ्योरी 100% नेग्लेक्टेड नहीं है। तो इस थ्योरी में क्या था, स्पोर से लाइफ फॉर्म हुई होगी। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी थी वो थी आरडी वेनबर्ग ओब्रेन एल्डेन, सॉरी ओब्रेन एल्डेन थ्योरी। इससे पहले एक थ्योरी और हम पढ़ लेते हैं, दो थ्योरी, जिसमें थर्ड जो थ्योरी थी ना, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जिसको किसने दिया था, पाश्चर ने। पाश्चर ने प्रपोज किया था, और इसने क्या बोला था, ये भी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ही है, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस की जो लाइफ है ना वो एबायोटिक फैक्टर से बनी है। एबायोटिक फैक्टर एकदम से अचानक से क्या है, बायोटिक में कन्वर्ट हो गई स्पॉन्टेनियसली। क्या है ये, बायोटिक के अंदर कन्वर्ट हो गए, बायोटिक के अंदर एकदम से ये क्रिएट हो गए होंगे, फॉर्म हो गए होंगे। ये भी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस की, एबायोटिक से बायोटिक एकदम से क्रिएट हो गए होंगे। इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन भी दी थी इसने, लुईस पास्चर ने,
कुछ फूड पार्टिकल्स को इसने रखा, साथ में कुछ मिट्टी को भी इसने रखा, और कुछ दिन के बाद उसके अंदर क्या है, माइस जो है ना उसके छोटे छोटे चिल्ड्रंस मिले। अब इसके पीछे क्या रहा होगा, हो सकता फूड जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट उसको रही होगी, माइस को जो प्रेग्नेंट रही होगी, और उसने अपने बच्चों को जन्म दे दिया होगा। इसको फिर लुईस पास्चर ने क्या किया, नेग्लेक्ट किया, और फोर्थ थ्योरी दी गई, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के अंदर उसने क्या बताया, इसने बताया जो लाइफ है ना वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बनी है। जो हमारी अर्थ पर लाइफ फॉर्म हुई है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही फॉर्म हुई है, कि पहले कोई ऑर्गेनिज्म रहा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम कहां से आए हैं, हमारे पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो कहां से आए, उनके पेरेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो लाइफ जो फॉर्म हुई है ना वो एग्जिस्टिंग लाइफ से ही फॉर्म हुई है। ये किसके अकॉर्डिंग था, लुईस पास्चर। जो लुईस पास्चर था इसने फिर थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी थी कि सभी लाइफ जो है ना प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही प्रोड्यूस हुई है, लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बन सकती है। और इस थ्योरी के लिए उसने क्या है, एक अपना एक्सप्लेनेशन दिया, जिससे इस थ्योरी को उसने नेग्लेक्ट किया था। उसके अंदर क्या था, उसने स्वान सेल को लिया था, कुछ इस तरह की, कुछ इस तरह से इसने क्या लिया, स्वान सेल को लिया था। इस तरह की स्वान सेल ली, इसके अंदर क्या है, इसने वाटर को रखा, साथ में क्या है, कुछ फूड पार्टिकल भी थे। ऐसा ही एक और स्वान सेल लिया, इसके अंदर भी सेम ये दोनों चीजें इसने फिल कर दी। अब क्या किया, एक स्वान सेल को तो इसने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, एक स्वान सेल को इसने क्या तोड़ दिया, और इसके अंदर क्या कर दिया, एक्सेस हो गया, इन्वायरमेंटल एक्सेस। और दूसरी के अंदर कोई इन्वायरमेंटल एक्सेस नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है। अब इसको जैसे इसने गर्म किया तो वाटर वेपर की वजह से यहाँ पर क्या है, पानी के कुछ वेपर्स आए, जिनसे ये रास्ता इसका ब्लॉक हो गया, ये रास्ता ब्लॉक हो गया। यहाँ का ये जो पाथवे था ना, यहाँ पर वाटर की लेयर बन गई, कंडेंसेशन होकर इसने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया यहाँ से। तो इसके अंदर कोई एक्सेस नहीं था इन्वायरमेंट का, इसके अंदर एक्सेस था इन्वायरमेंट का यहाँ से। तो कुछ टाइम के बाद देखा इसके अंदर कुछ इंसेक्ट ग्रो हो गए, फूड के लिए वो इंसेक्ट आए होंगे, और इसके अंदर क्या है, इन्वायरमेंटल एक्सेस है ही नहीं, तो इसके अंदर कुछ भी ऐसा फॉर्म नहीं हुआ। तो उस लुईस पास्चर ने बताया कि लाइफ जो एग्जिस्ट करती है ना, ये जो इंसेक्ट आई हैं ये इन्वायरमेंटल एक्सेस से आए हैं, और इसके अंदर दोनों चीजें जरूरी हैं, बायोटिक और एबायोटिक डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर। ऐसा नहीं है कि अकेले कोई लाइफ स्पॉन्टेनियसली फॉर्म हो सकती है, एबायोटिक से, बायोटिक से ही लाइफ फॉर्म होगी, और एबायोटिक्स के ऊपर वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो ये थ्योरी थी इसकी। उसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी थी, ओपरिन एल्डेन थ्योरी। ओपरिन एल्डेन थ्योरी, इसमें दो साइंटिस्ट हैं, स्पेनिश और एक इंग्लैंड से था, ओपरिन और हेल्डेन। इन दोनों ने जो अपनी थ्योरी दी ना, ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है। ये थ्योरी क्या है, मोस्ट एक्सेप्टेबल। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी है हमारी, ओपरिन हेल्डेन थ्योरी। केमिकल थ्योरी थी इनकी। इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी अर्थ थी ना, प्रिमिटिव अर्थ, उसके ऊपर बहुत सारी लाइटनिंग हो रही थी, लाइटनिंग। और अर्थ पर प्रेजेंट क्या था, हमारी अर्थ पर कुछ ये मोलिक्यूल प्रेजेंट थे, हाइड्रोजन गैस थी, वाटर वेपर्स फॉर्म में था, कुछ अमोनिया और मीथेन प्रेजेंट थी हमारी अर्थ पर। तो इन्हीं चीजों से क्या है, हमारी अर्थ पर कुछ केमिकल्स फॉर्म हुए, किसकी वजह से, लाइटनिंग की वजह से, रेनिंग की वजह से, थंडरस्टॉर्म की वजह से। हमारी अर्थ पर इन चीजों से क्या क्रिएट हुआ, इनसे अमीनो एसिड क्रिएट हुए।
अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हुई, और अमीनो एसिड से फिर क्या है, सेल की फॉर्मेशन हुई, और सेल से फिर क्या है, जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल बनी, और उन्हीं से फिर क्या है, एडवांस सेल बनी। ये इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, और इस थ्योरी के अंदर ये यहां से यहां तक पहुंचने की एक्सप्लेनेशन उरे और मिलर एक्सपेरिमेंट पर हम पढ़ते हैं कि इन प्रिमिटिव गैसेस से हम अमीनो एसिड कैसे बना होगा, अमीनो एसिड से सेल कैसे बनी, वो ओप्रिन और एल्डेन की थ्योरी है। जो ओप्रिन था, ओप्रिन ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया, उसने क्या किया, एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर क्या है, कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स डिजोल्व कर दिए वाटर के अंदर। कुछ टाइम के बाद उसने देखा कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो कुछ क्लस्टर कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो कहीं कहीं इकट्ठा हो रहे हैं, क्लस्टर कर रहे हैं इसके अंदर, ऐसे क्लस्टर बना रहे हैं। इसी क्लस्टर को क्या उसने प्रिमिटिव सेल बोला था, प्रिमिटिव सेल। हमारी सेल के अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसी तरह से वाटर और कुछ आयंस मिलकर क्या है, एक क्लस्टर बना रहे थे, एक गुच्छा बना रहे हैं, जिसको उसने प्रिमिटिव सेल बोला था। एल्डेन ने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। एल्डेन ने क्या किया, इसी के अंदर जो एल्डेन थे उन्होंने क्या किया, इसने लिपिड को ऐड कर दिया, लिपिड्स को। अब आप जानते हैं लिपिड्स की जो लेयर होती है ना, अगर हम देखें जो फोस्फोलिपिड है उसकी उसकी जो ना दो एंड पाए जाते हैं, इस तरह से दो एंड मिलते हैं, जिनमें एक एंड वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, और दूसरा जो एंड है, इसका जो हेड है, वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट पाया जाता है। जो दूसरा ये वाला पार्ट है, ये है हाइड्रोफोबिक। तो इन लिपिड्स की हेल्प से इन्होंने क्या है, एक ऐसी लेयर बना ली, एक ऐसी डबल मेम्ब्रेन क्रिएट कर ली जो आज हमारे साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, हमारी सेल की मेम्ब्रेन, सॉरी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है क्लस्टर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो ओप्रिन ने दिखाया था कि उस क्लस्टर के चारों तरफ इस तरह से बाइफोस्फोलिपिड्स की एक लेयर क्रिएट हो गई होगी, जिससे फिर क्या है, ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल बनती है। ऐसे ही सेल बनती है, अमीनो एसिड अर्थ पर जनरेट हुआ, लिपिड्स बने, उन लिपिड्स की ऐसे बाइफोस्फोलेयर बन गई, और जिसके बीच में ट्रैप हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट। और इस कार्बोहाइड्रेट में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो अपने आप को क्या कर सकते थे, रेप्लिकेट। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म, अगर कोई चीज अपने आप को रेप्लिकेट कर सकती है, इसका मतलब क्या, वो रिप्रोडक्शन कर रही है, और इसी से फिर क्या है, लाइफ की फॉर्मेशन हुई होगी। ऐसे ही लाइफ बनी है हमारी अर्थ पर। ये ओप्रिन एल्डेन थ्योरी के अकॉर्डिंग था। इस थ्योरी में जो उरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट था ना, यही था हमारा मिलर एक्सपेरिमेंट या उरी मिलर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था, एक बड़ा सा फ्लास्क लिया, एक इस तरह का, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर स्पार्कल्स डाल दिए इसने, ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्पार्कल्स हो रहा है, जिसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। और अर्थ का बिल्कुल प्रिमिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया इन्होंने। यहाँ पर क्या, वाटर को बॉइल किया। अब बॉइल किया, इसका जो टेम्परेचर था ना, लगभग लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक इनका टेम्परेचर पहुंचाया। 6000 डिग्री सेल्सियस लेबोरेटरी के अंदर उस टाइम पर क्रिएट करना पॉसिबल नहीं था, तो लगभग लगभग टेम्परेचर हाई करने की कोशिश की। 800 डिग्री सेल्सियस तक इन्होंने टेम्परेचर इसका हाई कर दिया था। यहाँ से क्या है, एक वैक्यूम पंप लगाया यहाँ से, ताकि इसके अंदर और कोई दूसरी चीज ऐड ना हो, कोई दूसरी गैस इसके अंदर ऐड ना हो। और कुछ प्रिमिटिव गैस जैसे मीथेन है, अमोनिया है, वाटर वेपर और हाइड्रोजन, इनके अलावा और कोई भी तीसरी, इसके चार के अलावा पांचवी कोई चीज इसके अंदर एडिशनल नहीं की। इलेक्ट्रोड्स डाल दी, जिससे स्पार्किंग और लाइटनिंग इन्वायरमेंट हमारी प्रिमिटिव अर्थ का हो गया। ये गैसेस डाल दी, यहाँ से ये वाटर वेपर्स जा रहे हैं और इसमें ऐड होंगे। अब जैसे ही ये चीज मटेरियल लाइटनिंग की वजह से कुछ क्रिएट होगा, वो नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पर इन्होंने कंडेंसर लगा दिया, ये कंडेंसर है। यहाँ से क्या, इसने कोल्ड वाटर को डाला, ठंडे पानी को, वो इस ट्यूब के, ये जो ट्यूब आ रही है ना, इस ट्यूब के चारों तरफ से जाकर इसको कंडेंस करता है, ठंडा करता है। और यहाँ से फिर वाटर क्या है, गर्म होकर बाहर निकल जाता है। तो कंडेंसर लगा दिया ताकि नीचे की तरफ जो जाए वो वाटर ड्रॉपलेट्स जाए, ना कि
जो वेपर फॉर्म में है, ताकि हमें क्या मिल सके। यहाँ पर इसने लगाया, ये इसने कि जो भी इसके अंदर से इन्फ्लुएंट निकलेगा उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर इसने क्या है, पाइप लगा दिया जिससे कोई भी इन्फ्लुएंट बाहर निकल सकता है। और वहां पर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें मिले थे, कंटेन हुए थे, जिसमें कुछ अमीनो एसिड थे। तो ये एक्सपेरिमेंट था। ये एक्सपेरिमेंट चला कितने दिन था? 18 दिन तक। 18 दिन तक ये एक्सपेरिमेंट चला था, काफी एक्सपेंसिव भी था। और 18वें दिन क्या है, अमीनो एसिड मिले इन्हीं गैसेस से। तो ये एक्सपेरिमेंट, ये जो थ्योरी थी ओपरेन हेल्डेन थ्योरी, ये इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी मानी जाती है कि हमारी अर्थ पर इस प्रिमिटिव इन्वायरमेंट से अमीनो एसिड जनरेट हुआ होगा। अमीनो एसिड से फिर ओपरेन और एल्डेन ने ये बता दिया कि सेल कैसे जनरेट हो सकती है। तो ये एक्सेप्टेबल थ्योरी थी इनकी, ओपरेन हेल्डेन थ्योरी। नेक्स्ट, अब इवोल्यूशन कैसे हुआ? लाइफ तो फॉर्म हो गई, अब एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल, मल्टी सेलुलर, कॉम्प्लेक्स बॉडी और ह्यूमन तक कैसे पहुंचे होंगे। इस धरती पर जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है वो सारी की सारी लाइफ एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल से बनी है। वो कैसे इवोल्व हुए, वो कैसे जनरेट हुए, उसके ऊपर भी कुछ थ्योरी आती, कुछ एविडेंसेस है उसके कि हाँ इवोल्यूशन हुआ भी है, या वैसे ही हम कह रहे हैं कि इवोल्यूशन हो गया, ऐसे जनरेट हो भी सकता है। हमारे सामने तो ऐसे जनरेट नहीं हो रहे। अब कुछ बोलते हैं कि मंकी से जो है ना, मंकी लाइक ऑर्गेनिज्म से ह्यूमंस डेवलप हुए हैं, आज तो नहीं वो डेवलप हो रहे। तो ये बात बिल्कुल इलॉजिकल लगती है कि आज डेवलप नहीं हो रही, कैसे डेवलप होंगे? मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं उसको डेवलप होने में, उस स्पीशीज को बनने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। अब एकदम से कैसे जनरेट हो जाएंगे? तो उसके कुछ एविडेंसेस दिए जाती हैं कि लाइफ फॉर्म हुई है, जिसमें कुछ एविडेंस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक एविडेंस आता है प्लेंटोलॉजिकल, जिसको हम फोसिल भी बोलते हैं। फोसिल्स का एविडेंस पढ़ेंगे हम। दूसरा एक हम पढ़ेंगे इसमें एम्ब्रोलॉजिकल, एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम। और एविडेंस हम पढ़ेंगे इसमें कुछ बायोकेमिकल, जैसे डीएनए, आरएनए, साइटोक्रोम सी, इनके कुछ एविडेंस हम पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ एविडेंसेस हम पढ़ेंगे, और भी एक दो एविडेंस पढ़ेंगे हम मॉर्फोलॉजिकली या फिर ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल एविडेंस हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेमार्क की एक थ्योरी आती है, लेमार्किज्म जिसको हम बोलते हैं। सन 1800 के आसपास लेमार्क साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी एविडेंस के ऊपर। एविडेंस के ऊपर हम तीन थ्योरी पढ़ने वाले हैं, तीन साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। पहला लेमार्क है, लेमार्क। एक साइंटिस्ट हम पढ़ेंगे डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन देने वाले। एक हम पढ़ेंगे ह्यूजो डी वेराइस। ये तीन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जो इवोल्यूशन के ऊपर हम अपनी थ्योरी देने वाले हैं, जिन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि एविडेंसेस किस तरह से इन्होंने रिप्रेजेंट करे। इंपॉर्टेंट तीन साइंटिस्ट हैं, इनके अलावा भी कुछ साइंटिस्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो आता है वो है लेमार्क, लेमार्किज्म जिसने दिया था। इसने कहा था यूज और डिसयूज होता है कुछ ऑर्गन्स का, इसलिए इस थ्योरी का नाम है यूज एंड डिसयूज। और जो चीज इसने सबसे इंपॉर्टेंट इसकी है, और बाद में डार्विन ने जिसको क्या कर दिया था, गलत साबित कर दिया था, वो थी एक्वायर्ड इनहेरिटेंस, कि कोई चीज एक्वायर्ड होगी, इनहेरिटेंस हो जाएगी। तो इसने अपनी थ्योरी में क्या बताया था लेमार्क ने? इसने बताया था सबसे पहले क्या इन्वायरमेंटल नीड होती है। पॉइंट से लिखोगे, अगर इसकी थ्योरी आती है तो आप पॉइंट बनाकर कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू लेमार्क, इन्वायरमेंटल नीड या फिर न्यू नीड जनरेट होती है। जैसे इसने एग्जांपल दिया था जिराफ का, कि जिराफ की जो गर्दन थी ना पहले छोटी हुआ करती थी,
ग्रास नीचे खत्म होती गई, ऊपर पेड़ों को खाना था, तो धीरे धीरे क्या है, इसकी गर्दन जो है ना वो स्ट्रेचेस पैदा हुए, तो नई नीड पैदा हो गई कि ऊपर से इन्होंने क्या, प्लांट्स को ऊपर से खाना है, तो नई नीड पैदा हुई। फिर उससे क्या होगा, यूज या डिसयूज ऑफ ए स्पेसिफिक ऑर्गन, किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन का यूज बढ़ जाएगा या डिसयूज बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर किस चीज का यूज बढ़ा, नेक का, गर्दन का यूज बढ़ता चला गया, तो ये ऑर्गन क्या है, स्पेसिफिक तरीके से इवोल्व हो गया। फिर इसने बताया यूज और डिसयूज बढ़ने से फिर क्या है, कोई नई ऑर्गन के अंदर कोई नई चीजें जनरेट हो जाएंगी, न्यू कैरेक्टर एक्वायर्ड हो जाएगा। और न्यू कैरेक्टर एक्वायर होने के पास बाद जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, इनहेरिटेड हो जाएगा। किसने लंबी गर्दन एक्वायर कर ली, अगली जनरेशन में वो जाना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर उससे क्या है, नई स्पीसीज बन जाएगी, स्पेसिएशन हो जाएगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी थ्योरी के थे। न्यू नीड जनरेट होगी, यूज डिसयूज ऑर्गन का होगा, कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे, कैरेक्टर इनहेरिटेड हो जाएंगे और नई स्पीसीज बन जाएंगी। इसके अंदर जो ये एक्वायर्ड इनहेरिटेड होने वाली बात को छोड़कर बाकी सारी चीजें इसकी बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू डार्विन। ये आज की जो थ्योरी है वो सारी चीजें सही है, लेकिन एक्वायर्ड चीजें इनहेरिटेड होगी, ये कुछ बात समझ में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक ब्लैक स्मिथ है, इसने एक और एग्जांपल दिया था एक ब्लैक स्मिथ का। ब्लैक स्मिथ क्या है, अगर मस्कुलर है तो उसके बेटे भी मस्कुलर ही पैदा होंगे, क्योंकि उन्होंने मसल्स क्या एक्वायर करी है और वो इनहेरिटेड हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हम एक्वायर करते हैं अपनी इस लाइफ में, तो वो अगली जनरेशन में पास होनी चाहिए। जो भी इंटेलिजेंसी है वो भी एक्वायर्ड चीजें ही है, तो वो भी पास होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे ही डार्विन ने इसके एक्सप्लेनेशन में कुछ और बताया। कुछ ट्राइब्स हैं जो अपनी गर्दन में क्या डाल लेती हैं, एक छल्ला डाल लेती हैं, हर साल एक नया छल्ला, तो उनकी गर्दन बढ़ जाती है। अगली जनरेशन जो उनकी पैदा होती है उनकी गर्दन बढ़ी हुई नहीं होती, तो वो एक्वायर्ड ट्रेट है, वो इनहेरिटेड नहीं होता। वैसे ही एक और एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे हमारी माँ है, वो कान के अंदर बाली डाल लेती, नाक के अंदर जो है वो डाल लेती हैं, तो क्या अगली जनरेशन में वहां पर निशान मिलते हैं? नहीं, वो एक्वायर्ड चीजें हैं, वो इनहेरिटेड नहीं हो सकती। तो इस पॉइंट को छोड़कर इसकी थ्योरी में बाकी सब कुछ अच्छा था। लेमार्किज्म, इसी को बोलते हैं यूज और डिसयूज थ्योरी। नेक्स्ट जो थ्योरी थी वो थी कंपेरेटिव एनाटॉमी एंड मोर्फोलॉजिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल और मोर्फोलॉजिकल, इसी को प्लेंटोलॉजिकल में भी हम पढ़ेंगे। एविडेंस ऐसे कि जो हमारी एनाटॉमी और हमारी मोर्फोलॉजी में सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज हमें जो मिलती हैं, जैसे हमारे ऑर्गन्स हैं, सिमिलरिटीज इन ऑर्गन्स, या फिर डिसिमिलरिटीज, या फिर डिसिमिलरिटीज। तो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज जो ऑर्गन्स में मिलती हैं, उन्हीं की बेसिस पर ये थ्योरी दी गई थी कि कुछ एविडेंसेस ऐसे भी हैं जो ऑर्गन्स पर हमने मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ह्यूमन है ना, उसका अगर हम हैंड देखें, उसका जो हाथ अगर हम देखते हैं, तो उसके अंदर एक बोन तो यहाँ पर पाई जाती है जिसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। उसके बाद 2 बोन यहाँ पर है, जिसमें एक बोन ये है अल्ना और एक यहाँ पर है रेडियस, तो 2 बोन यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर यहाँ पर है छोटी छोटी फ्लेंजेस और मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और फिर क्या है, यहाँ पर पाई जाती हैं कार्पल्स, ऐसी। कार्पल्स के बाद फ्लेंजेस हैं ऐसी, ये फ्लेंजेस 11th में आपने स्केलेटन सिस्टम जो पढ़ा होगा, इनके नाम हम आपने पढ़े होंगे। तो इस तरह से इनकी बोन्स की स्ट्रक्चर है। वैसे ही अगर हम कैट को देखते हैं ना, उसके जो 4 लिम्स है उसमें भी यहाँ पर क्या है, एक ह्यूमरस, अल्ना रेडियस, फिर उसके बाद यहाँ पर मेटाकार्पल्स, और फिर ये कार्पल्स, और फिर ये क्या आ गया, फ्लेंजेस पाई जाती हैं। तो इनके एविडेंस क्या बताते हैं, ये एविडेंस
ये जो ऑर्गन है ना, इनके एंसेस्टर सेम रहे होंगे, इसलिए तो सेम स्ट्रक्चर इसकी बोन्स की, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर है। वैसे ही अगर हम वेल देखते हैं ना, वेल जो मछली है उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है। एक बोन है यहाँ पर हुमरस जैसी, रेडियस अल्ना, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, फ्लेंजिस ओ मेटाकार्पल सॉरी, फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, कार्पल्स है, कार्पस के बाद ये फ्लेंजिस है यहाँ पर इस तरह से। तो सेम स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही बैट की नजर आती है कि एक हड्डी, फिर यहाँ पर दो है रेडियस अल्ना, फिर यहाँ पर ये मेटाकार्पल्स, ये कार्पल्स और ये फ्लेंजिस फिर आगे। तो लगभग लगभग स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। ओरिजिन इन सभी का क्या लगता है, सेम है, क्योंकि इनके एंसेस्टर सेम रहे होंगे। तो इनका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन इन सभी का सेम, लेकिन फंक्शन सभी के अलग अलग है। इसका फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। हम क्या करते हैं, अपने हाथों से ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं, या जितने भी फंक्शन होते हैं। वहीं पर कैट दौड़ने के लिए यूज करती है, वेल क्या है, स्विम करने के लिए यूज करती है इसको, और बैट क्या है, फ्लाई करने के लिए यूज करता है। ओरिजिन सेम है, लेकिन फंक्शन क्या है इनके, फंक्शन डिफरेंट है। तो डिफरेंट फंक्शन और ओरिजिन सेम, इस तरह के ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। ये होमोलोगस ऑर्गन है। वैसे ही आप यहाँ पर दो प्लांट देख रहे हैं, जिसके अंदर एक तो बोगनविला है। इस बोगनविला के अंदर यहाँ पर क्या है, नुकीला स्पाइन्स निकले हुए हैं, थ्रोन्स निकले हुए हैं, कांटे निकले हुए हैं यहाँ पर ऐसे। सेम वहीं पर अगर आप देखें, जो यहाँ पर इसमें कुकर बिट्टा के अंदर अगर आप देखें, कुकर बिट्टा जो है उसके अंदर इसी थ्रोन्स की जगह पर यहाँ पर क्या निकली हुई है, कुछ इस तरह के स्प्रिंग लाइक स्पिंडल्स निकले हुए हैं, इस तरह के फाइबर्स। अब इसने मॉडिफाई करके इसको क्या बना लिया, थ्रोन्स, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। इसने ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए क्या है, इस तरह के टेंटेकल्स क्रिएट कर लिए। ओरिजिन सेम है, लेकिन फंक्शन अलग। वो ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है, ये अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है। तो ये भी क्या है, होमोलोगस ऑर्गन का ही एक एग्जाम्पल है। तो ये एविडेंस है कि इनके एंसेस्टर सेम रहे होंगे, एंसेस्टर सेम थे इनके, तभी तो ये इवोल्व होकर इतने सारी स्पीसीज बन गई। फंक्शन अलग अलग करना स्टार्ट कर दिया, न्यू नीड जनरेट हुई होगी, जिससे फिर क्या ऑर्गन्स का यूज और डिसयूज बढ़ गया होगा, जिससे फिर ये क्रिएट होंगे। नेक्स्ट जो इवोल्यूशन है इसी बेसिस पर, वो हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब न्यू नीड पैदा होने पर एक स्पीसीज से कई अलग अलग तरह की स्पीसीज भी क्रिएट हो सकती हैं, और कई अलग अलग स्पीसीज से एक तरह का ऑर्गेनिज्म भी बनना स्टार्ट हो सकता है। तो उसी में आता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसमें क्या है, कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, उससे जनरेट होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से उससे अलग अलग तरह की स्पीसीज अगर जनरेट होती हैं, तो वो क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। वहीं पर यहां पर क्या है, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिजम्स हैं, और इससे क्या जनरेट होता है, सिंगल टाइप ऑफ फंक्शनल ऑर्गन। जैसे कई अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म से जनरेट क्या होगा, एक टाइप का ऑर्गेनिज्म जनरेट हो रहा है। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। एग्जाम्पल से आप अच्छा समझेंगे इनको। जैसे अभी यहाँ पर आप देख कर आए हैं, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। डाइवर्जेंट क्या है, इनका एंसेस्टर सेम रहा और अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स जनरेट हो गए, जिसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस जितने भी आएंगे वो किसके अंदर आएंगे, होमोलोगस ऑर्गन वाले सारे के सारे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में है, कि उनका ओरिजिन सेम था, फंक्शन अलग अलग हो गए। इनमें क्या है, ओरिजिन अलग अलग है, डिफरेंट, लेकिन फंक्शन इनके सेम होते जा रहे, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। एग्जाम्पल कैसे लेंगे इनका, एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन एग्जाम में
आता बेटा इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन डिफरेंशिएट क्रिएट करना आता है एग्जांपल के साथ। होमोलोगस ऑर्गन अभी आप देखा है, बैट है, कैट है, वेल है, ह्यूमन है, उनके जो फोर लिम्स एंड लिम्स है उनकी स्ट्रक्चर। एनालॉगस की अगर हम बात करें, बटरफ्लाई विंग्स, दूसरा बर्ड्स है, बर्ड्स के विंग्स हैं, फिर इंसेक्ट के विंग्स हैं। तीनों ही क्या है, विंग्स है, और तीनों का ही काम क्या है, फ्लाई करने का। तो क्या फंक्शन सेम है, ओरिजिन तीनों का ही अलग है। जो बटरफ्लाई के विंग्स हैं वो अलग पेक्टिन से बने होते हैं, बर्ड्स के जो विंग्स हैं फीदर से बने होते हैं, इंसेक्ट के लेटेक्स वगैरह से बने होते हैं, पॉलीसेकेराइड के। तो सभी का क्या ओरिजिन अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम है, उनको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। और ये क्या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऐसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैमल्स के अंदर वेल है, डॉल्फिन है और फिश है, वैसे ही डक जो है बर्ड्स के अंदर है, सभी क्या कहाँ रहती हैं, पानी के अंदर रहती हैं। तो इवोल्व होकर उन्होंने क्या अपना ज्योग्राफिकल एरिया सेम कर लिया, लेकिन अलग अलग ओरिजिन है उनका, फंक्शन सेम है। तो वो भी क्या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का ही एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह के इवोल्यूशन होते हैं। एक और यहाँ पर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, ये दिया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ना मार्सुपियल्स पाए जाते हैं। मार्सुपियल्स कौन से हैं, ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं। इस तरफ वाले कौन से हैं, प्लेसेंटल मैमल। जब कॉन्टिनेंट बनना स्टार्ट हुए हमारी अर्थ पे, तो जो मार्सुपियल्स थे ना उनको मैमल्स ने भगा दिया, मार दिया, उनको एलिमिनेट कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट था ना, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ऊपर मैमल्स इतने ज्यादा जनरेट नहीं हो पाए, इवोल्स कौन हो गए वहां पर, मार्सुपियल्स। तो आज भी वहां पर मार्सुपियल्स पाए जाते हैं। लेकिन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कैसा है, एक ही जगह पर पाए जाने वाले मैमल्स, जैसे क्या मोल है और ये मार्सुपियल मोल है, सेम फंक्शन है, दोनों के सेम स्ट्रक्चर है लगभग। आप देखकर इतने ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट नहीं कर सकते इनमें। वैसे ही आप देख रहे हैं लेजर अंट ईटर है, इस तरफ नुम्बेट, सेम, ये भी चीटियां खाता है, ये भी चीटी खाता है। सेम फिजियोलॉजिकल मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर इन दोनों की, लेकिन अलग अलग ओरिजिन है। ज्योग्राफिकल एरिया सेम है, फूड रिक्वायरमेंट सेम है, कंटेंट सेम है, इसलिए क्या है इनकी स्ट्रक्चर लगभग सेम हो गई। ऐसे ये माउस है और मार्सुपियल माउस है, दोनों का ही ओरिजिन अलग है लेकिन स्ट्रक्चर लगभग रिजेंबल करते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसे ही लेमूर है और इस तरफ स्पॉटेड कस्कस है, ये भी दोनों ही सिमिलर से होते हैं। फ्लाइंग स्क्वेरल और इस तरफ फ्लाइंग प्लेंजर है। वैसे ही ओसलेट्स है और इस तरफ क्या टस्मानियन टाइगर कैट। और इस तरफ जो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, वोल्फ। यहाँ पर क्या है, ये वोल्फ है, इस तरफ टस्मानियन वोल्फ है। तो ये स्ट्रक्चर जो है इनकी सभी की रिजेंबल करते हैं एक दूसरे के साथ, लगभग लगभग क्या है एक दूसरे से एक जैसे ही नजर आते हैं। इसका मेन रीजन क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि एक तरह का ज्योग्राफिकल एरिया है, सेम ज्योग्राफिकल एरिया होने की वजह से एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं, ये एक दूसरे के सिमिलर शो है। एग्जाम में क्या आता है, इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। आपको एग्जाम्पल में दे देगा वो टस्मानियन वोल्फ, एग्जाम्पल किसका है, या फिर आपको दे देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेसेंटल मैमल, जिसमें कोई भी तीन इस तरफ से उठाकर दे देगा और एक इस तरफ से उठाकर दे देगा। तो आपने बताना कौन सा प्लेसेंटल मैमल है। तो इनके एग्जाम्पल याद रख लेना, प्लेसेंटल मैमल कौन से हैं, आसान बिल्कुल, मोल है, इस तरफ मार्सुपियल मिलेगा, या फिर नाम ही ऐसा मिलेगा, अजीब आपने सुना नहीं होगा, लेजर आंट ईटर है, नम्बेट अजीब नाम है, माउस है, इस तरफ फिर मार्सुपियल नाम आ गया, लेमूर है, इस तरफ स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्वेरल आपने सुना है, फ्लाइंग प्लेंजर नहीं सुना होगा, ओसलेट्स है, इस तरफ टस्मानियन, या तो टस्मानियन मिलेगा, प्लेंजर स्पॉटेड कस्कस है, या मार्सुपियल से लिखा हुआ मिलेगा उनके सामने। बाकी इस तरफ वाले को आप जानते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स जो हमारे आसपास भी देखने को हमने मिलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या नहीं है, मार्सुपियल्स नहीं है। प्लेसेंटल मैमल्स तो हमारे आसपास हैं, हमारे कॉन्टिनेंट पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलते हैं ये मार्सुपियल्स।
तो ये इसमें क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का ही एक टाइप है। नेक्स्ट जो एविडेंस है वो है हमारा एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस के अंदर क्या बताया गया, एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस में बताया कि जो एम्ब्रियो है ना डेवलपिंग ऑर्गेनिजम्स का, वो लगभग सिमिलर है, लगभग सिमिलर है। अगर हम देखें, ये ह्यूमन का एम्ब्रो है जिसकी डेवलपमेंट दिखा रखी है कि स्टार्टिंग में जो एम्ब्रो बनता है वो कैसा होता है, और कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद क्या है, कैसा बन जाता है। तो ये कंप्लीट डेवलपमेंट है। अगर आप देखेंगे जो फिश होती है ना, या जो रेप्टाइल्स है, या जो एम्फीबियंस है, या जो बर्ड्स है, या मैमल, सभी का जो इनिशियल एम्ब्रो है ना कुछ ऐसा ही होता है। इसके ऊपर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हैं, ये गिल्स लाइक स्ट्रक्चर हैं। इनसे क्या है, मछली के अंदर गिल्स बनते हैं। अब यहाँ पर आप देखकर नहीं बता, आप देखकर बता सकते हैं इस तरह से टेल लाइक स्ट्रक्चर जनरेट हो रही है, लेकिन बाद में ये टेल नहीं होती, धीरे धीरे क्या है ये टेल खत्म हो जाती है। देखो यहाँ से आप देख रहे हैं इसको, इसकी स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे लिजर्ड से मिलती जुलती स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद ये यहाँ से इसका माउथ आप देख रहे हैं छिपकली के जैसा जनरेट हुआ। फिर यहाँ से कुछ अलग चीजें, यहाँ पर ये कंप्लीट टेल डेवलप होगी, धीरे धीरे ये टेल जनरेट हो जाएगी, और यहाँ से क्या है, ये लेग्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर देखिए ये मछली की तरह डेवलप हो रही है, बिल्कुल फिश है, कुछ इस तरह से डेवलप होती हैं मछलियों, उनका एम्ब्रियो जो होता है। ये जो एम्ब्रियो है इस तरह से आप देख रहे हैं, ये एक उसका एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है आपको सैलमेंडर्स रेप्टाइल्स में। ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो डेवलप होगा टोर्टोइज में, ये आप अलग, ये अलग है। इसी तरह ये ह्यूमंस का एम्ब्रियो है। तो अगर ये ऊपर वाले आप एम्ब्रियो देखें ना, सभी ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग हैं, यहां से लगाकर वहां तक आप देखें बिल्कुल रिजेंबल करते हैं एक दूसरे के साथ, सिमिलरिटी शो कर रहे हैं कि लगभग सभी का एम्ब्रियो एक जैसा ही है। वही टेल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर इनमें है, वही टेल लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर है, वही गिल्स की फॉर्मेशन यहाँ पर इनमें है, और वही गिल्स की फॉर्मेशन इन सभी के एम्ब्रियो में भी पाई जाती है। वही आइज लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे हेड लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर पाई जाती है, और वही सभी के अंदर है। तो ये एम्ब्रियो सिमिलर सभी का इसलिए इनिशियल स्टेज में है क्योंकि हम डेवलप जिनसे हुए हैं वो हमारे एंसेस्टर है, वो कोई ना कोई सिमिलर एंसेस्टर रहा होगा इन सभी का, हम किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुए होंगे। यहाँ पर आप देखिए गिल स्लिट्स अलग से शो है, ये गिल स्लिट्स शो कर रहा है, ये गिल स्लिट्स। यहाँ पर टेल शो कर रहा है, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है, ये टेल लाइक, ये गिल स्लिट्स, और ये टेल लाइक स्ट्रक्चर। इस तरफ आप देख रहे हैं ये मछली का एम्ब्रियो है फिश, ये आप देख रहे हैं रेप्टाइल, रेप्टाइल का एम्ब्रियो आप देख रहे हैं। वही यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फिर फिश का है, और ये ह्यूमन के अंदर। तो लगभग रिजेंबल कर रहा है सभी का एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को शो करता है। नेक्स्ट है अडेप्टिव रेडिएशन। ये इवोल्यूशन जो होता है, इस इवोल्यूशन के साथ साथ ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी जगह पर जाकर अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं। अडेप्टिव रेडिएशन को जो जिसने दिया था वो हमारे साइंटिस्ट थे डार्विन। डार्विन ने अडेप्टिव रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था। अडेप्टिव रेडिएशन की अगर हम टर्म देखें, इसकी डेफिनेशन अगर देखें, तो इसमें क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी नई ज्योग्राफिकल एरिया में जाता है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, तो उसको बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डेवलप या फिर अडेप्ट itself in a new geographical area, उसी को बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन के अंदर डार्विन के द्वारा दी गई, डार्विन फिंचेस का एग्जांपल सबसे बेस्ट है। डार्विन फिंच का थी, इनका जो ओरिजिन था ना, एक सेम ओरिजिन था, अफ्रीका के की नेटिव फिश पाई जाती है। एक ओरिजिन से क्या है, ये अलग अलग जगह पर जाकर, ये डार्विन, इसको नाम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में भी ले सकते हैं
ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी है कि एक नेटिव फिंच से ये जो ऑर्गेनिज्म है इतने तरह की फिंचेस जनरेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ दियर बीक, बीक के बेस पर। अब नेटिव कहां से थी? अफ्रीका से। अफ्रीका के पास में कुछ आइलैंड्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं गैलापागोस आइलैंड्स। उन आइलैंड्स के ऊपर ये फिंचेस वहां पर पाई गई थी और इन सभी का ओरिजिन सेम था। अगर हम देखा है बाकी सारी के सारे स्ट्रक्चर जो है इनकी रिजेंबल करती है एक दूसरे से, लेकिन एक बीक के अंदर डिफरेंसेस है। कुछ ऐसी थी जो कैक्टस को खाना स्टार्ट कर देती हैं, फूड पर डिपेंड है, अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स बनते चले गए, डेवलप हो गए और फिर वो एक नई स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई। वैसे ही कुछ और फिश है, ये क्या है, अलग अलग फूड पर डिपेंड हो गई। कोई कैक्टस खाना स्टार्ट कर देती है, कोई इंसेक्ट को खाती है, कोई फिर बीन्स को खाती है, कोई खाती है फिर प्लांट को, वुड कटर है, कोई इसी तरह से डेवलप हो गई, कोई फ्रूट्स पर डिपेंड है। तो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में जाकर अलग अलग चीजों पर ये डिपेंड हो गई। कोई कैक्टस की अलग स्पीसीज को खाती है, कोई किसी अलग कोकोनट को खाती है, कोई अलग कैक्टस को। तो ये डिपेंड है अलग अलग फूड रिसोर्सेज पर। तो फूड रिसोर्सेज के बेसिस पर क्या नई स्पीसीज बन गई। जैसे यहाँ पर है, इसकी अगर हम बीक को देखें, इसकी बीक कुछ इस तरह से डेवलप है कि ये क्या खा सकती है, सीड को खा सकती है, ग्राउंड नट को तोड़ सकती है, हार्ड सीड है। इसकी अगर बीक देखेंगे आप तो इसकी बीक और इसकी बीक में डिफरेंसेस है। इसकी बीक में और इसकी बीक में क्या डिफरेंसेस है? इसकी थोड़ी सी वाइड है, उसकी थोड़ी सी नुकीली पैनी चोंच है, इसकी थोड़ी सी मोटी है। तो ये क्या है, इसको तोड़ सकती है। वैसे इसकी छोटी सी है बिल्कुल बीक, इसकी छोटी सी बीक है। तो ये क्या खाएगी, यहाँ पर वेजिटेबल्स को खाती है। इसकी बीक देखिए आप बिल्कुल सॉफ्ट लग रही है, ये इंसेक्ट को खाती है, इंसेक्ट को खा सकती है। तो कैक्टस पर खाने वाले, इंसेक्ट को खाने वाले, वेजिटेबल्स सीड्स को, फ्रूट्स को खाने वाले, ग्राउंड नट जैसे हार्ड चीजों का खाने वाले, वुड कटर। तो अलग अलग डेवलप होगी, रिसोर्सेस अलग अलग हो गए इनके। नेक्स्ट और लास्ट जो एविडेंस हम इसमें पढ़ते हैं वो बायोलॉजिकल एविडेंस। बायोलॉजिकल एविडेंस के अंदर ही क्या आता है, साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी क्या है, ये एक एनालाइज करने की, सीक्वेंस को एनालाइज करने की टेक्निक है। टू एनालाइज, किस चीज को एनालाइज करने की, सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए की सीक्वेंस जिसमें क्या है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और उससे फिर अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन बनता है। तो इस अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस पता लगाते हैं ना, वो साइटोक्रोम सी है। इसमें जो सिमिलर एंसेस्टर है ना, सिमिलर जो एंसेस्टर है उनमें ये सेम पाया जाता है। जैसे हमारा और मंकी या चिंपैंजी है, उनका साइटोक्रोम सी सिमिलर है, लेकिन जब हमारा और हॉर्स का देखा गया तो वो अलग मिलता है। उनके एंसेस्टर अलग है, हमारे एंसेस्टर अलग हैं, लेकिन हमारे और चिंपैंजी इनके एंसेस्टर सेम रहे होंगे क्योंकि हमारा साइटोक्रोम सी रिजेंबल करता है। ये बायोलॉजिकल एविडेंस के अंदर आता है कि जेनेटिकल मटेरियल रिजेंबल कर रहा है हमारा। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में एक थ्योरी हमने पढ़ी थी, किस चीज की, किसकी, लेमार्क की, लेमार्किज्म। दो थ्योरी हम पढ़ते हैं किनकी, डार्विन और ह्यूगो डी वेराइज की। लेमार्क के बाद, लेमार्क 1800 में, देखो बात करते हैं हम इसको, अगर हम सीक्वेंस में देखते हैं 1800 के आसपास कौन था, लेमार्क। 1850 के आसपास कौन है, डार्विन। 1900 आसपास के आसपास कौन है, ह्यूगो डी वेराइज। तो 50 साल का अगर हम गैप इसमें क्रिएट करके चले तो याद करना आसान हो जाएगा। डार्विन ने क्या दिया, डार्विन ने दिया माइनर वेरिएशन आती है, हेरिटेबल है, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो वेरिएशन चेंजेस आएंगे ना वो बहुत ही कम है और इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन के लिए, होना जरूरी है। वो चेंजेस नहीं होंगे तो इवोल्यूशन नहीं हो सकता, नई स्पीसीज नहीं बन सकती। वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, इंपॉर्टेंट चीज है। डार्विन ने बताया था कि जो वेरिएशन होगा ना धीरे धीरे होगा और बहुत छोटा होगा, छोटे लेवल पर, और डायरेक्शनल होगा कि वो चलता रहेगा, इवोल्यूशन उसी से होता है। इसका मेन जो था ना, डार्विन इवोल्यूशन को बता रहा है, डार्विन जो एक्सप्लेन करा वो इवोल्यूशन को, लेकिन वहीं पर ह्यूगो डी वेराइज
म्यूटेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। इवोल्यूशन जो है वो धीरे धीरे डायरेक्शनल है, स्मॉल चेंजेस से है, और इवोल्यूशन वाज ग्रेजुअल, जरूरी है। इवोल्यूशन होता ही रहता है, रुकेगा नहीं इवोल्यूशन। तो ये थ्योरी इसने दी थी, और इसने क्या बताया था, म्यूटेशन को एक्सप्लेन नहीं किया था। म्यूटेशन इसके अकॉर्डिंग नहीं होती। इसने किस चीज को बताया, नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचर सिलेक्ट करती है। इसकी थ्योरी पढ़ेंगे हम नेचुरल सिलेक्शन की। वही ह्यूजो डिवाइस ने म्यूटेशन को ही इवोल्यूशन बोला है, कि डीएनए के सीक्वेंस में चेंज, डिलीशन या एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड, म्यूटेशन विच इज कॉज्ड फॉर इवोल्यूशन। जब तक म्यूटेशन नहीं होगी नया प्रोटीन नहीं बन सकता। म्यूटेशन रैंडम होती है, डायरेक्शनल नहीं है, डायरेक्शन लेस है, नॉन डायरेक्शनल है। इसने बोला था स्मॉल है, डायरेक्शनल है, और ग्रेजुअल चलती रहती है, वेरिएशन जरूरी है। इसने कहा था रैंडम ऐसे नहीं है कि एक ही लय में चलेगी, डायरेक्शन लेस होती है। म्यूटेशन कोज स्पेशिएशन, म्यूटेशन से ही नई स्पीशीज बनती हैं, जिसको बोलते हैं साल्टेशन। अगर हम इसका वर्टिकल सेक्शन देखें तो इसमें क्या है, नई स्पीशीज का बनना क्या कहलाता है, साल्टेशन, स्पेशिएशन। तो एक ऑर्गेनिज्म से अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, वो साल्टेशन है, वो टर्म है। तो इसने म्यूटेशन बताया था, और स्पोंटेनियस है। इसने बोला म्यूटेशन स्पोंटेनियस होती है, एवोल्यूशन स्पोंटेनियस होता है, एकदम से हो जाता है। तो ये थ्योरी थी। अगर हम डार्विन के बारे में देखें, डार्विन का जो ट्रेवल एरिया था ना, जहां जहां पर उसने जिस जिस रीजन में उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो यहाँ से अगर डार्विन चला तो डार्विन जाता है गैलापागोस आइलैंड्स पर, अफ्रीका के पास में ये जो आइलैंड्स थे ना, यहाँ से होते हुए फिर वो कहा इस तरफ बढ़ता है, इस तरफ जाता है, यहाँ से आता है वो इस तरफ से इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर भी कुछ थ्योरी आती है उसकी। फिर वो यहाँ से जाते हुए जाता अफ्रीका से होते हुए, फिर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की ये जो कुछ आइलैंड्स थे, जो मार्सुपियल्स थे, उनको ट्रेवल किया था। तो ये उसका पाथवे है कि वो कहाँ से ट्रेवल करता है, यूनाइटेड अमेरिका से आता है, और गैलापागोस आइलैंड अब जो साउथ अमेरिका के आसपास है, वहां से इंग्लैंड की तरफ जाता है। फिर वो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना मार्सुपियल्स का कॉन्सेप्ट देता है। तो ये इसके एक्सपेरिमेंट्स थे। इंपॉर्टेंट क्या चीज है इसमें, ये पाथवे नहीं बताना आपने, तो इसके अंदर जो है ना, ये नाम इंपॉर्टेंट है कि 1831 से 1836 के बीच उसने ट्रेवल किया। किसके थ्रू ट्रेवल किया, ये आती है बीगल सर्वे। ये थी HMS, सेकंड HMS बीगल सर्वे। ये बोट का नाम है बेटा, ये जो बोट थी ना जिसके अंदर उसने ट्रेवल किया था, इस बोट का नाम है ये HMS बीगल सर्वे। 1831 से 1836 के बीच इसने ट्रेवल किया था इस बोट के थ्रू। इस बोट का नाम पूछ लिया जाता है। अब ये डार्विन की जो थ्योरी थी, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन में क्या था, नेचुरल सिलेक्शन में डार्विन ने क्या बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब इवोल्व होता है ना, तो नेचर उसको सिलेक्ट करती है, इवोल्यूशन को। इसी के अंदर इसने एक चीज और बताई थी, कौन सर्वाइव करेगा, फिटेस्ट। फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल का रूल भी इसने दिया था डार्विन ने। डार्विन ने बताया था जो ऑर्गेनिज्म हमारी नेचर के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा फिट होगा ना, वही सर्वाइव कर पाएगा। इसने जो जिराफ वाला जो एग्जाम्पल था, जिराफ वाला एग्जाम्पल, वो उसने दोबारा से रिवाइव किया। इसने बताया कि अगर हम देखें गर्दन जो है ना, छोटी गर्दन वाले कुछ ऑर्गेनिज्म है, जब उनकी गर्दन छोटी हुआ करती थी, तो वहीं पर कुछ की गर्दन ऐसी थी जो थोड़ी सी स्लाइटली उनसे बड़ी रही होगी, और इसको कोई मना भी नहीं कर सकता। आज के टाइम पर अगर हम देखें एवरेज हाइट वुमेन्स की, तो 6 के आसपास बोलते हैं, 4 फीट के भी ऑर्गेनिज्म है, वुमेन है, और 6 से ऊपर भी है, 6.5 तक भी है, 7 तक भी है, और भी ज्यादा। तो एवरेज नहीं हो सकती कि जो लेंथ रही होगी नेक की, गर्दन की, सभी की सिमिलर ही रही होगी, कुछ की थोड़ी सी बड़ी भी रही होगी। अब अगर देखें यहां से, अगर हम देखें इस बेसिस पे, यहां तक थी इनकी हाइट, इसमें कुछ थे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी थे। अब नेचर ने इनको सिलेक्ट कर लिया,
जो अगली जनरेशन में पहुंचे वो यही पहुंचे क्योंकि ये फिटेस्ट थे सर्वाइवल के लिए। इनकी जो लेंथ थी, आगे जो रिप्रोडक्शन हुआ इन्हीं का हुआ, क्योंकि ये नेचर के लिए अकॉर्डिंग वेस्ट थे, ये सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट नहीं थे, ये जो फूड था इनके लिए खत्म होता चला गया, तो ये एलिमिनेट हो गई, कम हाइट वाले, कम नेक की लेंथ वाले। अब इन लेंथ में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनकी नेक की जो लेंथ थी और स्लाइटली थोड़ी ज्यादा रही होगी। अब नेचर ने क्या है, पहले इनके अंदर से सिलेक्ट करना था, अब नेचर ने सिलेक्ट किन में से करना है, अब नेचर ने इनके अंदर से सिलेक्ट करना है। तो फिर फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल कौन है, अब ये फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल है। तो आगे जो जनरेशन प्रोड्यूस होगी अब इनकी थोड़ी सी ज्यादा लेंथ वालों की होगी। अब इनमें भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म रहे होंगे जिनकी नेक की जो हाइट थी वो और थोड़ी सी ज्यादा रही होगी, इनसे भी थोड़ी सी ज्यादा। तो अब फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल कौन है इनके अंदर से, अब फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल के लिए ये जो है वो फिट है, तो आगे जनरेशन अभी इनकी बड़ी होगी, तो ये ज्यादा फिट थे। अब ऐसे ही और सिलेक्शन होता गया होगा और फिर और ज्यादा जो फिट ऑर्गेनिज्म रहे होंगे इनके अंदर कुछ और ज्यादा हाइट वाले होंगे। अब ये फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल है। अगर अब हम देखें जो सबसे पहले वाले थे और उसके बाद फिर सिलेक्शन होता चला गया और फिर अब लास्ट में ये है, तो पहले हाइट लेंथ ये थी, अब लेंथ ये है, तो पहले इतनी लेंथ थी अब लेंथ इतनी हो गई है, एकदम से इतनी नहीं पहुंची है। लेमार्क ने क्या बताया था कि ये लेंथ एक्वायर की और ये इनहेरिटेड होगी, नहीं, डार्विन ने बताया फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल जो है उसको नेचर ने सिलेक्ट किया है, ये फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल थी, फिर ये फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल हुए, फिर ये फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल और फिर ये फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल। तो अकॉर्डिंगली ये फिट नहीं रहे, ये फिट नहीं रहे, ये फिट नहीं रहे, तो जो फिट नहीं रहा वो नेचर में सेलेक्ट नहीं हुआ। तो फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल से क्या है, जिराफ की नेक की जो लेंथ है वो इंक्रीज हुई होगी, इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं हम। यही नेचुरल सिलेक्शन है कि नेचर जो अपने अंदर फिट होगा ना सर्वाइवल के लिए उसी को अडेप्ट करेगी, उसी को एक्सेप्ट करेगी जो अडेप्टेशन कर लेगा। सेम ऐसा ही एग्जांपल आता है ह्यूमंस का, ह्यूमंस का। अब इनमें भी जो सबसे पहले रहे होंगे उनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी ना, ब्रेन का साइज वो बहुत कम रहा होगा, धीरे धीरे क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज हुई और जो फिट था सबसे ज्यादा वो सेलेक्ट होता चला गया, तो जिनसे हम डेवलप हुए हैं वो एलिमिनेट होगी। होमोसेपियंस ही एक स्पीसीज है, होमो के अंदर बस सेपियंस ही एक बचा हुआ। वैसे होमो नेंडरथैलस भी थे, होमो इरेक्टस भी थे, होमो हेबिलस भी थे। इस होमो जीनस में बस आज के टाइम पर यही एक सरवाइव करा, ये क्या है, फिटेस्ट है, इसलिए सरवाइव किया है। ये जो थे बाकी ये अनफिट हो गए थे तो ये सरवाइव नहीं कर पाए, इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोला था डार्विन ने, कि डार्विन के अकॉर्डिंग कौन सिलेक्ट होगा जो नेचर में सबसे ज्यादा फिट होगा अकॉर्डिंग टू नेचुरल रूल, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम मैन की बात करें आज से 1.5 मिलियंस ईयर्स एगो अगर हम चले जाते हैं, आज से 1.5 मिलियन ईयर एगो, बल्कि इससे भी ज्यादा हम और पीछे चलते हैं, शुरुआत से ही ले लेते हैं 15 मिलियन से। आज से 15 मिलियन ईयर्स एगो हमारी अर्थ पर एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता था जो ह्यूमन से रिजेंबल करता है, एंसेस्टर जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म था ड्रायोपिथेकस। तो आज से 15 मिलियन ईयर एगो एक ऑर्गेनिज्म था ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस ये मंकी जैसा ऑर्गेनिज्म था, इसकी जो स्पेसिएशन अगर हम देखें ये 4 पैरों पर चलता था, टेट्रापेडल था। अगर इसकी हम बात करें क्रेनियल कैपेसिटी सीसी,
क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियम की जो हमारी कैपेसिटी है ना किसी चीज को याद रखने की, एनालाइज करने की, वो जो क्रेनियल कैपेसिटी थी इसकी लगभग 350 से 400 के आसपास थी। 350 से 400 सीसी के आसपास थी। टेट्रा पेडल था, 4 पैरों पर चलता था, और ये क्या है, वेजिटेरियन था। क्या खाता था, लीफ, फ्रूट्स, इन पर ये डिपेंड था। 4 पैरों पर चलता था। हाइट की अगर बात करें तो इसकी हाइट लगभग 3 फीट एवरेज के आसपास थी। तो ये था हमारा ड्रायोपिथेकस। अब इस ड्रायोपिथेकस से आज से 15 मिलियन ईयर एगो ये पाया जाता था। इससे आते हम 1.5 मिलियन ईयर एगो। तो इससे अगला जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ ना इस ड्रायोपिथेकस से, इसे 2 नए ऑर्गेनिज्म बने। ड्रायोपिथेकस आगे जाकर 2 नए ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हुआ, जिसमें एक था सिवापिथेकस, दूसरा जो था वो था रामापिथेकस। याद करना भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये शिव के उस पर है, ये राम के उस पर है। अब राम के उस पर जो जितने भी आगे आए हैं, तो जो ये रामापिथेकस था ये ह्यूमंस का एंसेस्टर है। अब इससे जो आगे स्ट्रेन चालू हुई उसमें आए थे आगे चिंपैंजी। चिंपैंजीज जो थे वो सिवापिथेकस लाइक ऑर्गेनिज्म से बने थे। रामापिथेकस से आगे जाकर कौन इवोल्व हुए, ह्यूमंस इवोल्व हुए। अगर इनकी क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें, ड्रायोपिथेकस क्या था, फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल को पास नहीं कर पाया, तो ये एक्सटिंक्ट हो गया और ये 2 नई स्पीसीज जनरेट हो गई। इसको ब्रांचिंग डिसेंट भी बोलते हैं। डार्विन ने ही दिया था ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट, डार्विन ने ब्रांचिंग डिसेंट में क्या कहा था कि एक एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया, उसमें ए टाइप की कुछ स्पीसीज रहती हैं, कुछ इवोल्व होकर थोड़ी बहुत बी टाइप की भी है। नेचुरल डिजास्टर या फिर नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जो ये बी टाइप की स्पीसीज थी ना ये सरवाइव करगी, ए टाइप वाली क्या है वो खत्म होगी। अब ये बी वाली अपनी स्पीसीज को बढ़ाएंगी। इन्हीं बी वाली के अंदर क्या है, कुछ ऐसी स्पीसीज थी जो सी टाइप की थी। अब फिटेस्ट क्या है, सी फिटेस्ट रहेगा, बी अपने आप को फिट नहीं कर पाया, तो ये बी क्योंकि ये इवोल्व हो गए ना, थोड़े बहुत अलग हो गए। अब इनके अंदर कुछ डी टाइप की थी, तो ये सी फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल को पास नहीं कर पाए और इवोल्व हो गए ऐसे डी टाइप के ऑर्गेनिज्म। तो जो अपने आप को इवोल्व कर रहा है ना वो सर्वाइव कर रहा, बाकी क्या है, एलिमिनेट हो रहे हैं। तो ये ब्रांचिंग डिसेंट, इसी ब्रांचिंग डिसेंट पर क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन भी चला था। रामापिथेकस की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें, स्पेसिफिकेशन क्या थी इसकी, इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी ना 450 से 600 के आसपास, इसकी 500 के आसपास इसकी क्रेनियल कैपेसिटी हो गई थी। हाइट वही 3.5 फीट के आसपास थी। ये भी टेट्रापेडल ही था, 4 पैरों पर चलता था, और ये भी वेजिटेरियन था। ये भी वेजिटेरियन ही था। क्रेनियल कैपेसिटी, हाइट थोड़ी सी बढ़ गई, और साथ में इसने एक नई चीज क्या शुरू की, 2 पैरों पर खड़ा होना स्टार्ट कर दिया। चलना नहीं था तो टेट्रापेडल ही है, लेकिन बाईपेडल विजन शुरू कर दिए इसने। 2 पैरों पर खड़ा होकर देखना स्टार्ट कर दिया, और 2 पैरों पर चलने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए नई पहल जो शुरुआत की इसने, ये उसकी ये रामापिथेकस की थी। नेक्स्ट जो था ना रामापिथेकस से, रामापिथेकस से जो आगे इवोल्व हुआ वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी लगभग 600 सीसी के आसपास ऑस्ट्रेलोपिथेकस थी, और ये बाईपेडल जो है ना ट्रेवल कर सकता था, 2 पैरों पर चलना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन चलता फिर भी 4 पर ही था, कुछ दूर तक 2 पैरों पर चल सकता था। ये कैन वॉक ऑन
2 legs। इसकी जो हाइट थी वो 4 फीट के आसपास एवरेज हाइट थी इसकी। ये भी वेजिटेरियन ही था, ये भी वेजिटेरियन ही था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद सबसे पहला होमोजीनस का जो आया वो था होमो हैबिलस। याद रखना, हमने पहला जो होमोजीन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म था वो था होमो हैबिलस। होमो हैबिलस 2 पैरों पर चलता था। अब ये बाईपेडल आ गए, 2 पैरों पर चलना स्टार्ट कर दिया। इसकी अगर हम क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें तो क्रेनियल कैपेसिटी इसके लगभग 900 सीसी के आसपास पहुंच गई थी इसकी क्रेनियल कैपेसिटी। उसके बाद अगर बात करें हम इसकी, ये भी वेजिटेरियन ही था, वेजिटेरियन ही था। इसकी जो एवरेज हाइट थी वो भी 4 फीट के आसपास ही थी। क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ गई, बाईपेडल हो गया, और इसने क्या है, प्लेन्स पर आना स्टार्ट कर दिया। पहले कहाँ रहते थे ये, फॉरेस्ट में पेड़ों पर रहते थे। इससे पहले वाले जितने भी थे, इसने क्या जमीन पर रहना स्टार्ट कर दिया था और केव्स के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया था। बनाना स्टार्ट नहीं किया था केव्स को, केव्स के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया था। होमो एबिलस के बाद आया था होमो हैबिलस से आया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, अब ये होमो इरेक्टस इंपॉर्टेंट है। इरेक्टस से ही पता चला, बिल्कुल इरेक्ट होकर चलता था ये। जो हमारे से पहले थे ना, धीरे धीरे ऐसे दिखा रहे हैं। बिल्कुल फर्स्ट पेज पर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हमने देखे थे। ये यहाँ पर, यहाँ से अगर हम समझें तो ये था हमारा ड्रायोपिथेकस जो फॉरेस्ट में रहता था। ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस से इवोल्व हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। 2 पैरों पर खड़ा हो सकता था लेकिन चलता नहीं था 2 पैरों पर। फिर उसके बाद आया होमो हैबिलस। होमो हैबिलस जो था उसने 2 पैरों पर चलना तो स्टार्ट कर दिया था लेकिन एक्यूरेटली नहीं था, और बिल्कुल इरेक्ट होकर जिसने चलना शुरू किया, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद एक और पढ़ेंगे हम, नेंडरथैलस, और फिर हमारे वाला होमो सेपियंस जो आज वाला ह्यूमन है ना वो। तो ये इवोल्यूशन ही दे रखा है कि ह्यूमंस कहां से कहां तक इवोल्व हुए, इस तरह से इवोल्व हुए थे। हम आए हुए हैं इसके ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। इरेक्टस, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था बिल्कुल, और साथ में इसने जो नई चीज शुरुआत करी, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी की अगर बात करें तो 900 से 950 से 1200 के आसपास इसकी क्रेनियल कैपेसिटी हो गई थी। हाइट की बात करें तो 5 फीट इसकी एवरेज हाइट थी। अब ये वेजिटेरियन नहीं रहा, इसने क्या स्टार्ट कर दिया, इसने स्टार्ट कर दिया शिकार करना, कच्चा मांस खाना स्टार्ट कर दिया था इसने। ये क्या है, नॉन वेज की तरफ चला गया, नॉन वेजिटेरियन था। टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, हंटिंग के लिए टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। अगर टूलमैन की बात आती है ना तो होमो हैबिलस था टूलमैन। टूलमैन की अगर बात करें तो टूलमैन कौन था, होमो हैबिलस था। जावा मैन भी बोलते हैं इसको। जावा में इसका क्या मिला था, स्केलेटन मिला था, जावा मैन भी बोलते हैं। तो टूलमैन था ये, इसने टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, शिकार के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए। अपने प्रोटेक्शन के लिए टूल्स बनाना स्टार्ट किया था इसने। अब इसने हंटिंग के लिए टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। साथ में इसको बोलते हैं फैमिली मैन। इसने क्या बनाना शुरू कर दिया था, ग्रुप्स में रहना स्टार्ट कर दिया था, फैमिली बनाना स्टार्ट कर दिया था। और ऐसा कैसे पता चला, इसके जो स्केलेटन मिले हैं ना, इसके स्केलेटन्स में ऐसे स्केलेटन भी मिले हैं जो इतने ज्यादा इंजर्ड थे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अटैक से या कहीं से गिरने की वजह से, जिसकी अगर केयर ना की जाए, उसको खाना लाकर ना दिया जाए, दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट ना किया जाए, तो वो कुछ ही दिन सर्वाइव करता, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ ईयर्स तक सर्वाइव कर गया। इसका मतलब उसकी कोई केयर करने वाला था, उसको कोई फूड ला कर देने वाला था उस स्केलेटन को, जो हमने इतना इंजर्ड स्केलेटन मिला फिर भी इतने दिन सर्वाइव कर गया। इसलिए हम बोलते हैं उसने फैमिली बनाना शुरू कर दिया था। और इसके अंदर जो नई चीज है वो क्या था,
ये आदमखोर भी थे, मतलब ये कैनिबलिज्म इनके अंदर पाया जाता था, एक दूसरे को मारकर भी खा जाते थे। अब ये कैसे पता चला? किसी स्केलेटन के ऊपर इसी स्पीसीज के सेम दांतों के निशान मिले, इतने ज्यादा हार्डली कि उस बोन को लगभग तोड़ रखा था, तो अपने ही दांतों के निशान तो उसके ऊपर मिलेंगे नहीं, तो ये क्या, किसी दूसरे ने उसको मारकर खाया होगा। तो कैनिबलिज्म भी इनके अंदर पाया जाता था। तो होमो इरेक्टस में क्या नई चीज आई? क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ गई, 5 फीट हाइट होगी, नॉन वेज हो गया ये, टूल हंटिंग के लिए फैमिली मैन इसको हम बोलते हैं। कैनिबलिज्म इसके अंदर पाया जाता था। उसके बाद इससे जो अगला ऑर्गेनिज्म आया था, होमो इरेक्टस, इसके बाद नया जनरेट हुआ था होमो नेंडरथैलस। होमो नेंडरथैलस, होमो नेंडरथैलस के बाद बस लास्ट हमारा होमो सैपियंस आ जाएगा। होमो नेंडरथैलस के बारे में अगर बात करें तो इसकी भी हाइट क्या थी? 5 फीट के आसपास हाइट पाई जाती है। ये भी क्या था? नॉन वेज में था और साथ में वेजिटेरियन भी था ये। इसने क्या सरवाइव किया था? आइस एज, हमारी धरती पर उस टाइम पर बर्फ ही बर्फ थी पूरी धरती पर, उसको सर्वाइव करने वाला था नेंडरथैलस। क्रेनियल कैपेसिटी अगर देखें इसकी तो 1200 से 1650 सीसी। आज तक जो रिकॉर्डेड क्रेनियल कैपेसिटी किसी ऑर्गेनिज्म की है तो सबसे ज्यादा किसकी है? होमो नेंडरथैलस की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे से पहले वाला जो ऑर्गेनिज्म था, जो स्पीसीज थी, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी आज के होमोसेपियंस से भी ज्यादा थी। और इसके बारे में क्या जाना जाता है? ये मस्कुलर था, काफी ज्यादा मस्कुलर था। इसकी बॉडी पर बहुत सारे हेयर पाए जाते थे, क्योंकि सर्दी से प्रोटेक्ट करना था ना। साथ में फिर इसने क्या है? क्लोथ्स लाइक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया। किसी दूसरे जीव की जो खाल होती थी ना, स्किन जो होती थी, उसको ओढ़ना शुरू कर दिया था इसने। क्लोथ्स किस चीज की बनाई थी? स्किन की, क्योंकि स्किन में क्या पाया जाता है? फैट, और फैट से क्या है? इंसुलेटेड वॉल बनती है जो टेम्परेचर से बच सके। तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा थी, इसलिए ये सारी चीजें इन्होंने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया था। अब इसके बाद जो आता है ना, नेंडरथैलस, कब आया था ये? आज से 1.5 लाख ईयर एगो, आज से 1.5 लाख साल पहले नेंडरथैलस आया था। और उसके बाद होमो सेपियंस, ये कब आया है? ये आया है 60,000 साल पहले, 60,000 साल पहले। और ये जो खत्म होने का टाइम इसका, ये आज से 40,000 साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो गए थे नेंडरथैलस। यानी कि 60,000 साल पहले आया, ये 40,000 साल पहले खत्म हो गया। 20,000 साल ऐसे कॉमन थे जिसमें दोनों स्पीसीज एक टाइम पर ही क्या करती थी? स्टे करती थी हमारी अर्थ पे। होमोसेपियंस की अगर बात करें तो वही 5 फीट एवरेज, 5 से 6 फीट एवरेज हाइट होगी इनकी। क्रेनियल कैपेसिटी की अगर बात करें तो 1450 से 1600 के आसपास इसकी क्रेनियल कैपेसिटी होगी। केओमैन भी इसी को बोला जाता है। केओमैन, केव के अंदर पेंटिंग करी थी इसने। पेंटिंग्स की अगर बात करें तो क्रोमैग्नन भी आ जाता है। क्रोमैग्नन भी यही था होमो सेपियंस। आज से 10,000 साल पहले क्रोमैग्नन ही था। क्रोमैग्नन से क्या है? आज का इवोल्ड मैन है, तो सेपियंस में ही आता क्रोमैग्नन। और इसने क्या है? और तो इसके बारे में सब कुछ है ही कि कंप्लीट इवोल्व हो गया था। इसने जो बस्तियां हैं वो बसाना स्टार्ट कर दिया, साथ में फिर इसने किंगडम्स बनाए, अपने अलग अलग साम्राज्य बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये था हमारा होमो सेपियंस। ये ह्यूमन इवोल्यूशन था कि कैसे ह्यूमंस में इवोल्यूशन हुआ है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म जनरेट हुआ है। ह्यूमन इवोल्यूशन में डाटा, सीसी, टाइम पीरियड और साथ में इनकी हाइट और कब कौन सा ऑर्गेनिज्म है, इनका नाम, ये इंपॉर्टेंट है, सीरीज में याद रखने आपने इनको। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा था हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ये क्या था? हार्डी और वेनबर्ग दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था। इस प्रिंसिपल को ज्यादा एक्सप्लेन हम किसी अलग वीडियो में करेंगे।
अलग अलग टॉपिक्स वाइज उनको एक्सप्लेन करेंगे। बस इसमें आपने जो याद रखना है वो क्या है, इसने बताया था P प्लस क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1। इसने क्या बताया कि एक स्पेसिफिक जो एरिया है ना पॉपुलेशन का, इसके अंदर जितने भी ट्रेट हैं, ट्रेट और उनकी फ्रीक्वेंसी अगली जनरेशन में सेम रहेगी। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अगली जनरेशन में सेम रहेगी। इसको इसका स्केयर करें P प्लस क्यू का स्केयर, तो क्या आता है P स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। इसके बेस पर क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आपको P या PQ देगा, क्यू पूछ लेता, PQ दे देता है, PQ अलग से पूछ लेता, P की फ्रीक्वेंसी दे देगा, क्यू की पूछ लेता। तो इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर क्या है, क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इन दोनों ने क्या कहा था कि जो ट्रेट की फ्रीक्वेंसी है ना किसी दूसरी जनरेशन में जाएगी तो सेम रहेगी। इसका मतलब क्या है, नो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन नहीं हो सकता। फिर ये इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इन्होंने बताया कुछ फैक्टर हैं जो हमारे इसको प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं, वो भी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग आरडी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा था, जीन ड्रिफ्ट। जीन ड्रिफ्ट, कोई जीन खत्म हो जाए, चला जाए बाहर या कहीं बाहर से आ जाए, माइग्रेट हो जाए, जीन माइग्रेशन। जब तक उस एक स्पीसीज के अंदर, इस एक पॉपुलेशन के अंदर बाहर से कोई ट्रेट नहीं आता या यहां से कोई ट्रेट बाहर नहीं जाता, तब तक इसका जो फ्रीक्वेंसी हो सेम रहेगा। तो पहला फैक्टर कौन अफेक्ट करेगा, जीन ड्रिफ्ट। दूसरा फैक्टर म्यूटेशन। म्यूटेशन अगर नहीं होगी तो भी एवोल्यूशन नहीं हो सकता। म्यूटेशन से ही क्या है, नया प्रोटीन बनेगा, नया डीएनए सीक्वेंस बनेगा, नई जीन बनेगी, उससे नए आरएनए बनते हैं। तीसरा जो फैक्टर बताया वो था नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, अगर ये चीजें ना हो तो नया इवोल्यूशन नहीं हो सकता। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनसे आरडी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम अफेक्ट होता है, इनको एक्सप्लेन करना आ जाता है एग्जाम में। तो आज का जो टॉपिक था इवोल्यूशन, एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया। बोर्ड में इससे ज्यादा बेटा कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। जो बोर्ड के रिगार्डिंग है ये सारे टॉपिक है जिनको हमने ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इनको अगर डिटेल में स्टडी करना है एक बार अपनी एनसीईआरटी जरूर उठा लेना। बाकी हम इसको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नीट के रिगार्डिंग अलग अलग टॉपिक हम जरूर कराएंगे, उनकी एक नई सीरीज लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।